हेलो एवरीवन, ये है सितंबर मंथ की क्रॉनिकल। इस वीडियो में मैं जो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाए थे उसमें जो चीज़ें रह गई थी उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह से आपकी सितंबर की जो मेन जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। बात करता हूँ, देखिए सबसे जैसे पहले ये है कि सरकार ने वित्त वर्ष में ये वाली जो न्यूज़ है, अब इसमें ईपीएफ खाते के लिए इतना किया है। ईपीएफ खाता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उसके लिए अगर इन्होंने कोई भी ऐसी ब्याज दर या समथिंग इंटरेस्ट रेट कुछ अगर बढ़ाया घटाया या अगर कुछ किया है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ के बारे में बात की गई है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार ऐसी चाहो तो आप देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब जैसे ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो गैर बासमती सफेद चावल है उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि जो चावल है भारत उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा भारत ही करता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए अगर भारत ने लगा दिया है बैन तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ कहाँ करता है ये भी आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि ये मैटर करता है कि आप इंडिया कहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है किसी भी चीज़ का। उसके बाद जैसे ये है कि उत्तर प्रदेश में एक बैंक है यूनाइटेड इंडिया, उसको कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है उसका लाइसेंस रद्द किया। डायरेक्टली आपसे 4 बैंक दे देगा और उसमें एक ऑप्शन पूछ लेगा कि कौन सी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया इन यूपी। तो आपको पता होना चाहिए, यूपी के हिसाब से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई के लिए के संदर्भ में अगर देखें तो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ये है कि डिपॉजिट क्रेडिट एंड डीसीजीएस डीआईजीसीएस यानी कि डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, अगर आप 2016 का आरओ का प्रीलिम्स पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डायरेक्टली इसके बारे में 2 स्टेटमेंट बना के पूछ लिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या हुई थी एंड क्या चीज़ है। इसके बाद में आप देखोगे भारत दाल, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत दाल ब्रांड नाम से सब्सिडी देने वाली जो चना दाल है वो लॉन्च कर दी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जैसे ये है कि एससीआरए में बदलाव का सुझाव देने के लिए सेबी ने एक पैनल गठित किया है। अब पैनल में अगर कोई नाम दिया गया है तो वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको देख लेना है, वरना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्मल अगर ऐसे पैनल कोई गठित किया है और वो अपनी कोई रिपोर्ट बोर्ड देगा, रिकमेंडेशन देगा, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत आपने बस एक बार अगर कोई नाम दिया होता तो आप पढ़ लेते, बस ये चीज़ है। इसके बाद में जैसे ये वाला है कि बैंक ऑफ इजराइल इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्ट में शामिल हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इजराइल के बारे में पूछता है। अगर आपने 2021 का आरओ का प्रीलिम्स पेपर देखा होगा तो उसमें एक था अब्राहम अकॉर्ड क्या है, तो वो किसके किसके बीच में था? बहरीन था, इजराइल था और यूएई था कि नहीं था? तो इस तरीके से इजराइल पे, और पहले भी कई सारे क्वेश्चंस आए जिसमें उसने इजराइल पे फोकस किया है। तो इजराइल से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको देखना चाहिए। इसके बाद में जैसे ये है, अब इसमें है कि ईआईबी भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए इतने बिलियन यूरो प्रदान करेगा। तो अब किसके लिए कर रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, बजट में भी बात हो चुकी है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले समय में जो 10-15 साल है इसमें तो ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत वैल्यू होने वाली है, इसलिए इसके ऊपर रिसर्चेज वगैरह चलती रहती हैं, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है और कितना पैसा इसको मिल रहा है। इसके अंदर जैसे आ जाता है कि ओएनजीसी की रिश्वत रोधी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको उसके लिए प्रमाणित कर दिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नहीं आता है भारत बांग्लादेश, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बायलैटरल जो ट्रेड वगैरह हो रहा है ये अपने आप में शुरू हो गया और इंपॉर्टेंट है। भारत आपने देखा होगा कि बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा हेल्प करता रहता है डिफरेंट वेज में, तो उस हिसाब से ये बायलैटरल अब क्या हुआ है, कितनी चीज़ों पर क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मतलब अगर साउथ एशिया की बात करें तो बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के लिए भी, और भारत तो ऑब्वियसली कर ही रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसका जो लास्ट वाला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेबी द्वारा टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के लिए मंजूरी, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये पता होना चाहिए। जैसे ये मेटा वाला है, तो मेटा के द्वारा भारतीय मिक्स्ड रियलिटी कार्यक्रम शुरू किया गया, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है मेटा वाला, और दूसरा जो ये ट्विटर की अब एक्स के रूप में रिब्रांडिंग कर दी गई है, ये रीब्रांडिंग कर दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर आप आगे देखो तो इसमें फ्री आपको फार्मा मेडटेक और ये सब मिल जाता है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे ये वाला है जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से टमाटर की खरीद, इसको थोड़ा सा देख सकते हो बिकॉज टमाटर बहुत महंगा हो गया था बीच में, तो उसको लेकर के आपने देखा होगा हाई तौबा मची हुई थी, चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो इसको लेकर के देख लो कि हाँ भाई ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है ये एक्चुअल में क्या होता है, मूल्य स्थिरीकरण कोष जो होता है क्या होता है, किस तरह से करते हैं, और टमाटर जब बढ़ जाता है या उसके प्राइस गिर जाते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद में जैसे ये सारी चीज़ें कि सीमा पार लेन देन के लिए, यानी कि जो एक्सचेंज कर रहे हो आप, तो इंडिया और यूएई स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करेंगे। बेसिक देख के रखो क्योंकि यूएई के बारे में पूछता है, यूएई की कोई भी चीज होती है तो वो थोड़ा उस पर फोकस करता है, तो बेसिक एक बार बस पढ़ लो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, सीमा पार लेन देन के लिए ऐसे ऐसे इनकी मुद्राओं का यूज करेंगे, बस इतना पता होना चाहिए। अगर कंट्री पूछ ले तो कंट्री में पता हो कि एटलीस्ट यूएई है। उसके बाद में जैसे ये है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लोरिंग द इंडिया टॉय स्टोरी, इस पर जो संवाद हुआ है, जो डायलॉग हुआ है, उसका आयोजन किया गया, तो कहाँ पे किया गया ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बस इसका नाम पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है और नाम क्या है, बस ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जैसे ये वाला जो है, तो इसमें भारत का पहला पीएसयू कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब डायरेक्ट उसमें ऑप्शन में देगा आपको ओएनजीसी देगा और इसके साथ में 3 ऑप्शन और देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रिश्वत रोधी जो प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट है उसको प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला जो फर्स्ट भारत का पहला पीएसयू है दैट इज ओएनजीसी, तो आपको उस हिसाब से ओएनजीसी को याद रखना है।
तो यहाँ पर आपका पिछला वाला आर्थिकी का जितना भी था इकोनॉमी से वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये इंटरनेशनल स्टार्ट होता है। इंटरनेशनल में देखो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चेंज हुए होते हैं। तो इसी तरह से कंबोडिया वाज वन ऑफ देम। कंबोडिया में भी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की थी। तो इस तरह से अगर उस कंट्री में बहुत ज़्यादा कुछ उथल पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, बहुत केओस चल रहा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा उनके जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है उनका देख सकते हो। तो एक बार नाम देख लो। इस तरीके के नाम होते हैं कि जनरली याद रह जाता है। बट हाँ, इसमें ऑप्शन में भी वो कंबोडिया के साथ में ऐसे नाम देगा जो आपको लगेगा कि हुन सेन जो है वहाँ का भी हो सकता है। जैसे आपको मलेशिया दे देगा, वियतनाम दे देगा और आपको थाईलैंड दे देगा या कोरिया दे देगा, तो उसमें आपको नाम में कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार देख लेना है कि हाँ ठीक है, कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री है हुन सेन, ही हैज़ रिजाइंड। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद जैसे ये आ गया इजराइल। इजराइल में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास हो गया है। तो ये बिल पास हुआ है, तो अब इसमें इजराइल के बारे में फिर से है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है कहाँ पे हुआ है, इजराइल में हुआ है। इसके बाद बात आती है रशिया की, रूस की। तो इसमें इन्होंने जो ट्रांसजेंडर वगैरह जो शादी वगैरह जो भी है तो उनकी मैरिज वगैरह पे इन्होंने बैन लगा दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। या अगर आप कोई अपना अगर जो जेंडर वगैरह है वो अगर चेंज कराता है तो वो भी चीज़ उन्होंने बैन कर दी है। इसके बाद बात करिए अब जैसे ये आ गया यूएनएससी। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई तो चल ही रहा है, आपको मालूम है। तो एआई से रिलेटेड अगर यूएनएससी ने कोई बात करी है या उन्होंने कोई अगर बैठक आयोजित करी है, तो एक तो वो बैठक कहाँ इन्होंने आयोजित की है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड किसने की है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये वाली जो दो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका आईएनएस कृपाण आ जाता है। तो अब ये वियतनाम को बाहर स्वरूप दे दिया, मतलब एक गिफ्ट के तौर पर वियतनाम को दे दिया गया है। नाम क्या है, आईएनएस कृपाण। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वियतनाम को गिफ्ट के तौर पर कौन सा दे दिया गया युद्धक पोत, तो यू शुड नो कि हाँ ठीक है, आईएनएस कृपाण इज द राइट आंसर। इतना ही जानना है। बाकी अगर G20 पर्सपेक्टिव के संबंध में कोई चीज बोली गई है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, बस आपको ये देख लेना है कि हाँ ठीक है, हर तरफ जो वही जो इंडिया की पॉलिसी है उसके तहत चल रहे हैं। अब ये सब इसमें नहीं पढ़ा जाता है कि भैया जहाज है 90 मीटर लंबा है एंड देन 10.45 मीटर चौड़ा, ये सब नहीं जानना है आपको। मेन आपको पता होना चाहिए कहाँ भेजा है, क्यों भेजा है, बस ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जैसा है कि सेमीकंडक्टर के लिए भारत जापान के बीच समझौता हुआ है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर सेमीकंडक्टर के लिए और कोई बड़ी बात इन्होंने की होती, कोई ऐसी चीज की होती कि उससे एकदम इंडिया और जापान के बीच में वो रहा होता, कोई ऐसी आफ्टर इफेक्ट हो रहा होता, तो ठीक था। बाकी ठीक है, अभी समझौता किया है, ठीक है। जब तक कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं तब तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सेमीकंडक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ताइवान वगैरह आपने देखा होगा, जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी रूस में वैगनर विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, क्योंकि जब से ये रशिया यूक्रेन वाला चल रहा है तो वहाँ पे जो मेन इस तरीके के कोई भी रिवोल्ट है वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके अंदर जैसे ये है कि जो पेरू का जो मंदिर स्थल है, इसमें 3000 साल पुराने जो कॉन्ड्रेट्स पैसेज वे है उसकी खोज हुई है। तो आपको ये थोड़ा सा देखना चाहिए इसमें कि क्या है ये एक्चुअल में, क्योंकि पेरू का है, चिली पेरू की चीज़ें कुछ पूछता है साउथ अमेरिका में। इसके बाद जैसे ये यूएई एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश हुआ है। मैंने आपको बताया ना, यूएई इंपॉर्टेंट है। यूएई ने अगर इस तरीके का कोई काम किया है, जैसे यूएई का अगर कोई सैटेलाइट है या यूएई ने अगर इस तरीके से, यूएई पहली कंट्री बनी है अरब की जिसने मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई पर्यवेक्षक का दर्जा पाया है या ऑब्जर्वर का दर्जा पाया है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो आपको यूएई के बारे में मालूम होना चाहिए। बाकी जैसे ये है कि भारत इराक में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन फिर से शुरू करेगा, बस एक बार पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इराक, इजराइल, इन सब के बारे में पूछता है तो एक एक लाइन के फैक्ट बेसिक पता होने चाहिए। इसके बाद जैसे ये आ जाता है कि TAI सम्मेलन कोलंबो में आयोजित हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसे तो ट्रैवल एजेंट जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज ये श्रीलंका में हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जनरली वहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे वो ऐसे होंगे कि आपको देखने में लगेगा कि नहीं श्रीलंका में नहीं हो सकता, कहीं और हुआ होगा, बट वो हुआ वहीं पर होगा। तो इस तरीके से जिन जिन ऑप्शन में आपको फंसाया जा सकता है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा देता है। अब जैसे ये वाला ऑप्शन है, मैंने आपको बताया ना सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान, तो इसी तरीके से ताइवान ने भारत में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है। मतलब इंडिया के अंदर तीसरा राजनयिक कार्यालय किसका? ताइवान ने कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे खोला जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको नहीं पढ़नी है। कहाँ खोला जा रहा है, कौन खोल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जैसे ईरान SCO का नया स्थायी सदस्य बना है। एक तो ये परमानेंट मेंबर बना है, वो भी किसका? SCO का। SCO अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि SCO बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको उसमें मेंबर कंट्रीज जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। उसके बाद में प्लास्टिक उत्पाद बैन लगाने वाला न्यूजीलैंड पहली कंट्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि न्यूजीलैंड की पिछली बार दो चीज़ें हुई थी, एक तो स्मोक वाला हुआ था और एक वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के उनका था क्रिस हिपकिंस। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक इस तरीके की चीज़ें ये लोग करते रहते हैं एंड इसीलिए न्यूजीलैंड के ऊपर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ये वाला नॉट इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स शहरीकरण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले आ चुका है आपके लिए। इसके बाद में आप आ जाओगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस पे। अब इसमें जैसे चंद्रयान 3 है, एक क्वेश्चन इसे रखा आपको मिलेगा, मतलब 99% चांसेस है कि चंद्रयान के ऊपर यू विल गेट अ क्वेश्चन। इसके बाद जैसे ये वाला है कि चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये विश्व का पहला है, तो चाइना ने कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर दिया है जो विश्व का पहला है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मीथेन ईंधन वाला है ना, तो जब इसका फ्यूल ही मीथेन है तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीथेन बहुत फोकस करता है आयोग। इसके बाद में लीजा नाम की जो आर्टिफिशियल AI न्यूज़ एंकर लॉन्च हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका डायरेक्ट तौर पर नाम पूछेगा, लीजा, पिज़ा, रीजा ऐसे करके कोई भी 3-4 नाम दे देगा और उसमें से आपको पूछ लेगा। तो लीजा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ये।
आगे चलता हूँ। अब इसके बाद में जैसे आप ये देखोगे नॉर्थ कोरिया वाला, तो नॉर्थ कोरिया ने जो ये हवासोंग 18 है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये लॉन्च की है। तो इसमें जनरली इस तरीके की जब होती है हवासोंग वगैरह तो नाम से पता चल जाता है कि ठीक है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा करता नहीं है, चाइना करता है या नॉर्थ कोरिया करता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में जब जापान आएगा, नॉर्थ कोरिया आएगा, साउथ कोरिया आएगा, तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आप आगे आओगे, आपको देखने को मिलेगा ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप आओगे, आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो प्रवर्तक भाई ग्रह यानी कि जो एक्सटर्नल सबसे जो प्लेनेट है वो खोज हुई है, तो इसमें जो ये नाम है ये आपको देख लेना है। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में और कुछ नहीं है। कहाँ पे खोजा गया है, किस चीज़ से खोजा गया है, बस एक बार वो देख लो। टेलीस्कोप कौन सी है और है क्या, एक्सटर्नल प्लेनेट है तो है क्या, तो वो बस आपको देख लेना है। इसके अंदर सबसे पहला वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट। देखो ड्रोन से रिलेटेड कुछ भी होता है इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर भारत का पहला इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में हुआ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको देखना है, इस तरह की चीज़ों पर आपको फोकस करना है। इसके बाद आप आगे आओगे तो उसमें आप देखोगे जो पेरू है, यहाँ पर गुइलेन-बेरे सिंड्रोम में वृद्धि हुई है। तो ये जो गुइलेन-बेरे सिंड्रोम है ये एक्चुअली होता क्या है, यू शुड नो। उसके बाद में जैसे ये है कि कुत्तों के कान में कैंडिडा और इसकी पहचान की गई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये गेहूं की एक नई किस्म में PBWRS1, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, उसमें गेहूं की एक नई किस्म पूछेगा, 3 ऑप्शन और दे देगा, 3 पुरानी होंगी, एक नई होगी। आपको लगेगा कि ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, बट नहीं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे ये है फोल्कोडैन के खतरे के लिए चेतावनी जारी की गई, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जारी की गई है, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। फोल्कोडैन चाहो तो एक बार देख सकते हो, लेकिन नहीं, वो कब से है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उज्बेकिस्तान वगैरह इस तरीके से अगर कुछ दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी बीच में खांसी की जो दवाइयाँ होती हैं उससे बहुत सारे लोग मरने लगे थे, बाहर भी इंडिया ने उसको एक्सपोर्ट किया था, तो वहाँ पर भी काफ़ी होने लगे थे, तो बैन लग गया था। तो वो इंपॉर्टेंट था, तो उस नज़रिए से अगर चाहो तो एक बार देख सकते हो, लेकिन जब कंट्री आए तो इंपॉर्टेंट है। ऐसे केवल जारी किया गया है तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जैसे ये है क्रीमियन कॉन्गो, ये बहुत चला था, ये आपको देख लेना है। क्रीमियन कॉन्गो वाला बहुत न्यूज़ में चल रहा था, बहुत बात हो रही थी उसके ऊपर, तो इसमें आपको देख लेना है कि क्या होता है ये। इसके बाद में जैसे ये आ जाएगा वीनस के वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में फॉस्फेन की खोज की गई है, डायरेक्ट पूछेगा। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, मंगल दे देगा और उसमें आपको 2 और दे देगा, शनि दे देगा, शुक्र दे देगा। उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई शुक्र के वायुमंडल में, शुक्र के एटमॉस्फेयर में फॉस्फेन की खोज की गई है। देन उसके बाद में ये प्रोटोटाइप ड्रोन है, फायर ड्रोन, ये पता होना चाहिए आपको, डायरेक्ट नाम पूछेगा। उसके बाद में जैसे ये है कि वायु प्रदूषण एंड फेफड़ों यानी कि लंग्स एंड एयर पोल्यूशन संबंध पूछा है, उसमें नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे आएंगे। जैसे ट्यूनिकेट है, ट्यूनिकेट ये नई जीवाश्म प्रजाति, अब ये नाम पता होना चाहिए कि इसकी जो खोज हुई है इसका एग्जैक्ट नाम क्या है और ये किसकी है। जैसे ट्यूनिकेट की एक नई है फॉसिल स्पीशीज मेगासिफोन थैलेकोस, तो ये किसकी है, ट्यूनिकेट की, तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद में जैसे ये सूर्यमंडल निकायों की समीक्षा के लिए, अब बिकॉज आदित्य L1 जो है वो गया हुआ है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, ये क्या है और किस चीज़ के लिए है। उसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है ये लॉन्च हुआ है, ये सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा के लिए निकले, उसका रिव्यू करने के लिए। उसके बाद में आप आ जाओगे ये पर्यावरण वाले सेक्शन में, एनवायरमेंट के सेक्शन में, इसमें WMO के द्वारा ये ओजोन रिलेटेड निकाला गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। उसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन, अगेन थोड़ा सा आपको देख लेना है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। उसमें जो ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे रोड मैप के उद्देश्य वगैरह, ये सब नहीं पढ़ा जाता है, इसको स्किप करो। मेन जो यहाँ पर फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको देखनी है। उसके बाद सबसे छोटी जो विलुप्त पेंगुइन प्रजाति है उसके अवशेष खोजे गए हैं, तो कहाँ पे खोजे गए हैं वो देख लो। अब जो पेंगुइन है वो कहाँ होगी, या तो अंटार्कटिका साइड होगी या फिर जो न्यूजीलैंड का वाला जो एरिया है जो एकदम बर्फ वाला एरिया आ जाता है धीरे धीरे, तो वहीं पर कहीं होगी। तो आपको उस तरह से गैस लेना है। उसमें ऑप्शन में आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसी टाइप की चीज़ें होंगी, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तब वहाँ पर आप आसानी से कर ले जाओगे। इसके बाद में जैसे ये है कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो सोलर रेडिएशन है, सोलर जितनी भी चीज़ें होती है, सोलर एनर्जी है, सोलर मिशन है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आया फोकस करता है, इसलिए इसको एक बार पढ़ लेना। इसके बाद में आप आगे आओगे, आप देखो कि जो ये वाला है जैसे तेजी से पिघल रहा है लद्दाख का पार्कचे ग्लेशियर, डायरेक्ट उसमें नाम पूछेगा कि कहाँ का ग्लेशियर जो वो पिघल रहा है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, सिक्किम दे देगा, लद्दाख दे देगा, कश्मीर का कोई और एक दे देगा, काराकोरम रेंज को दे देगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख का जो पार्कचे ग्लेशियर है वो बहुत तेजी से पिघल रहा है, तो ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद में जैसे ये है कि भारत में बाघों की आबादी में 6.1% की वार्षिक वृद्धि हुई है, तो इसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा भरे हुए होंगे वहाँ पर दे देगा, या फिर एग्जैक्ट या तो नाम पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको देखना है। अब जैसे कि इसमें क्या हुआ था कि 2022 में मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए थे, तो हो सकता है कि आपसे कर्नाटक का पूछ ले कि कर्नाटक में कितनी आबादी है, कितने हैं वहाँ पे। बाकी तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर स्टेट है वो आपको पता ही है कि MP है, तो MP में 785 समथिंग शायद थे, तो इसमें एक बार देख लेना। हाँ 1785 ही हैं, तो 785 हैं इसमें, तो इसमें आपको देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा 2016 का पेपर था, उसमें भी शायद ये आया था, टाइगर के ऊपर रिपोर्ट निकली थी, तो उसके बाद एग्जाम था, 20 सितंबर को एग्जाम था 2016 वाला, तो वो आ गया था। और ये जुलाई में आपका ये हुआ था 29 जुलाई के आसपास जो इनका था। अब इसके बाद में जैसे ये आता है महादेवी वन्यजीव अभयारण्य, अब इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये महादेवी वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है वो जगह मालूम होनी चाहिए, कहीं भी है। जैसे अगर नॉर्थ गोवा में है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। अब जैसे ये हो गया कि हिमालय में 600 मिलियन साल पुरानी नदी की बूंद, अब नहीं इस टाइप की चीज़ें नहीं, फैक्ट देखो फैक्ट। अब जैसे ये है कि मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है उसमें हाई मृत्यु दर पाई गई है, मोर्टेलिटी रेट पाई, ठीक है पाने दो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसे प्लेन्स में कैसे पूछेगा। अब जैसे ये है
कि नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन आयोजन। अब ये कहाँ हुआ है पता होना चाहिए आपको, अगर पेरिस में हुआ है या कहीं भी हुआ है तो आपको वो एग्जैक्ट जगह पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा, दिल्ली दे देगा, पेरिस दे देगा, टोक्यो दे देगा, कोई एक और दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट उसमें एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें विश्व का सबसे जो शक्तिशाली पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। भाई सिंगापुर का ही है, पिछले 2-3 साल से अगर आप रिपोर्ट उठा के देखोगे यू विल रियलाइज कि भाई सिंगापुर का है, या जापान या सिंगापुर इन्हीं का रहता है। जापान का भी काफ़ी पावरफुल है। तो इसमें आपको देखना है कि आपके इंडिया का कहाँ पर है, और इंडिया के लिए ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप बिना पासपोर्ट के और इन सब चीज़ों के बिना उसके जा सकते हो, वीज़ा के बिना भी आप जा सकते हो। तो उसमें आपको देखना है, नॉर्मली आप जा सकते हो। तो आपने देखा होगा लोग जाते हैं कई जगहों पे, तो वो आपको देख लेना है। इसके बाद में आप आओगे MPI पे, यानी कि मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ये चांसेस आर वेरी हाई कि आ जाएगा। एक तो नीति आयोग का है, ऊपर से MPI के ऊपर आयोग बहुत फोकस करता है। इसके बारे में आपको ढंग से डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद में जैसे ये है कि निर्यात क्रय सूचकांक, नहीं ये सब नहीं आएगा। अब जैसे ये है कि 10 जो शहर हैं उसमें 2 भारतीय शहर हैं, आप कौन से 2 शहर हैं पता होना चाहिए और किस नंबर पर ही पता होना चाहिए। जैसे कि अगर उदयपुर है वो 2nd नंबर पर है तो बस 2nd नंबर देख लो। पहला तो आपको ऑब्वियसली याद हो जाएगा ओसाका मैक्सिको का, क्योंकि पहले नंबर पर है वो। बाकी 10 नंबर पर अगर बॉम्बे है तो आपको वो देख लेना है। इसके बाद में आप आगे आओगे, इसमें सबसे पहले ये देखो कि जो विश्व की 10 सबसे पावरफुल जो आर्मी है उनमें भारत 4थे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। 4थे पे भारत है। उसके बाद भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो कौन निकालता है पता होना चाहिए, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है और इंडिया किस नंबर पे है, पहले पे कौन है, लास्ट पे कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आइसलैंड है पहले नंबर पे है और इंडिया किस पे है पता होना चाहिए। अब इसके बाद में जैसे कराची है, ये विश्व के सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक है। तो कराची वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया से कोई उसका वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगा साउथ ईस्ट एशिया या इधर वाले पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में, तो कराची आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको एटलीस्ट कराची का पता हो। बाकी जो इस तरीके का है, अब इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने निकाला है, यूनाइटेड नेशन ने निकाला हुआ है कि जो वैश्विक सार्वजनिक ऋण है, यानी कि जो टोटल एकदम पब्लिक क्रेडिट है वो इतने ट्रिलियन तक पहुंच गया है। तो बस उसमें नॉर्मल जो ये पूरा जो डेटा है ना, $92 ट्रिलियन, ये बस देख लो, $92 ट्रिलियन, बस इतना देख लो, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी जो रीजन होता है, जैसे कि अगर यूरोप है या अफ्रीका है या नॉर्थ अमेरिका वाला है, साउथ अमेरिका वाला है, तो रीजन होता है पर्टिकुलर, या कोई अगर एशिया है जैसे, तो एशिया में अगर ज़्यादा है या बहुत कम है तो इस तरह से देख लिया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें ये पूछा था, उसमें वो एक्चुअली पीस का पूछा था उन्होंने कि सबसे जो शांत कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है और सबसे शांत एरिया कौन सा है, रीजन कौन सा है। तो उसमें वो वहाँ पर यूरोप था। यूरोप में काफ़ी चीज़ें शांत रहती हैं, अच्छा रहता है माहौल, तो वो उससे रिलेटेड पूछ लिया गया था। उसके बाद में जैसे इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर आपकी जो स्टेट है पर्टिकुलर, जैसे यूपी है, तो अब अगर यूपी नंबर 1 किसी चीज़ में है तो उसका जरूर देख लो, उसका पूछा जा सकता है। या अगर कोई बहुत मेजर कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है या केरल है, बिहार है, तो इनमें देख लो कि इनमें अगर कोई नंबर 1 पे है तो उसका देख लो। तो वो उम्मीद की जाती है आपसे कि आप उसके बारे में एटलीस्ट वहाँ की एजुकेशन के बारे में जानते हो। बाकी इसमें हर किसी का रटने की जरूरत नहीं है दूसरे तीसरे नंबर पर, और हर चीज़ में भी रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे पंजाब चंडीगढ़ इनको इंडेक्स में 6ठी ग्रेड पे रखा गया है, कोई जानने की जरूरत ही नहीं है। 7वें नंबर पर रखा गया, जानने की जरूरत ही नहीं है। यूटी में कौन है, स्टेट में कौन है, बस पहला बस वो देख लो। बाकी अगर किसी को जगह दी ही नहीं गई है पहले से 5वें में, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो 6ठे नंबर पे होगा या 7वें नंबर पे होगा फिर उसी को आप पढ़ोगे। तो इस तरह से आपको देख लेना है। हो सकता है कि उसमें ऑप्शन में कहते हैं कि पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, जबकि एक्चुअल में पहले दूसरा दिया ही नहीं गया होगा, वो डायरेक्ट 4थे नंबर पर होगा। तो जहां पर भी इस तरीके से आपको डाउट हो, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके चांसेस होते हैं, वहां पर आयोग बहुत फोकस करता है। इसके बाद जैसे ये है कि जो यूनाइटेड नेशन की बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पे जो रिपोर्ट है उसको तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसमें ये है कि रिपोर्ट देख लो। जैसे रिपोर्ट है उसका नाम क्या है, डायरेक्ट नाम पूछ सकता है, 4 नाम और दे देगा और ये दे देगा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले इस तरीके की कोई रिपोर्ट कब निकली थी वो पता होना चाहिए, अगर 2010 है या 2012 है, बस इतना ही पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। अब जैसे ये है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने लोगों को शामिल किया जाता है, लोगों का मतलब कितने कंट्रीज को शामिल किया जाता है। अब जैसे ये है कि जुलाई सबसे गर्म महीना है, अब इसमें जुलाई की जगह अगस्त कर देगा, सितंबर कर देगा, जून कर देगा, तो आपको लगेगा कि जून सबसे गर्म महीना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जुलाई है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको कैसे आंसर करना है। उसके बाद में कुछ चीज़ें फिर आपकी स्कीम्स में आ जाती हैं। तो स्कीम में आपको ये देखना है कि जैसे AI फॉर इंडिया 2.2 है, इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे ये है कि नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में जाकर के 3 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद की भी जो चीज़ें नीचे आपको दिख रही है, ECL वाली 600 मेगावाट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप आ जाओगे आगे, ये सब ऐसे ही है, इसमें कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जैसे इंपॉर्टेंट है, जो 21 राज्य हैं और जो यूटी हैं उनमें भूजल कानून लागू हुआ है। अब भूजल कानून आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में जैसे मेरी गाँव मेरी धरोहर पहल है, तो ये पहल किसकी है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था। इसके बाद में जैसे अटल बीमित व्यक्तिगत कल्याण योजना है, तो ये क्या है, बस उसका नाम देख लो कि किस चीज़ के लिए है। जैसे अगर LIC के लिए है या EPFO के लिए है, तो बस आपको वो पता होना चाहिए कि किसके लिए है और नाम क्या है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में आप आगे आ जाओ।
अब जैसे इसमें आप आओगे आगे, तो इसमें जैसे ये वाला है कि केंद्रीय पंजीकृत सहारा रिफंड पोर्टल। अब ये सहारा रिफंड पोर्टल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे ये रेजर पे वाला है कि रेजर पे ने मलेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया, यानी कि पेमेंट गेटवे जो है वो लॉन्च किया रेजर पे ने मलेशिया के अंदर पहला इंटरनेशनल। तो अब ये रेजर पे ने किया है इंपॉर्टेंट है, और मलेशिया में किया है वो भी पहला इंटरनेशनल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे ये वाला है यूपीआई लाइट वाला गूगल वाला, ये यार इंपॉर्टेंट है, देख लो गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, यूपीआई हो गया, आजकल पूरा डिजिटल पेमेंट का सीन चल रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर कोई करता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड गूगल पे तो वैसे भी आयोग फोकस करता है। अब जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने कितनी एनबीएफसीज का किया है पंजीकरण रद्द, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी उनके नाम आप देखना जरूरी नहीं है, लेकिन कितने का किया ये पता होना चाहिए। वहाँ पर ऑप्शन में 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो एग्जैक्ट 4 का किया यू शुड नो। बाकी OLX इंडिया और ये सब कोई मतलब नहीं है, अधिग्रहण वगैरह किया है उसको कैप्चर कर लिया है या मर्ज कर लिया है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे ये है कि केंद्र सरकार ने सद्भावना ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द किया। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया और क्या किया है, सद्भावना ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द। तो अगर किसी का लाइसेंस अगर रद्द किया जा रहा है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा, तो इट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जैसे ये अधिग्रहण है फिर से वही आ गया, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का विलय किया गया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जैसे GST काउंसिल है, ये इंपॉर्टेंट है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। GST से रिलेटेड अगर कोई एक्ट वगैरह है या कोई अगर संशोधन वगैरह कोई चीज किया जा रहा है तो वो भी आपको नजर में रखना चाहिए। आपसे WTO मोस्ट इंपॉर्टेंट है। WTO की जो सब्सिडीज होती हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं आपसे। तो इस तरीके से आपको 22 में UPSC 2022 के पेपर में आई थी, यू कैन गो एंड क्रॉस चेक। तो इसलिए WTO के बारे में पूछता है, पहले भी काफ़ी चीज़ें पूछ चुका है WTO के बारे में। तो WTO का अगर कोई 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ, उसको कोई अध्यक्ष वगैरह है तो वो आपको याद रखना है। इसके बाद में जैसे जो हाईकोर्ट होते हैं, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं तो वो ऑल्टर होते रहते हैं, कभी तेलंगाना का हुआ, कभी नागालैंड का हुआ, कभी गोवा हुआ, तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कौन कौन से हाल में चेंज हुए हैं। बाकी जैसे ये है ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह, इनके ये जो डायरेक्टर जनरल वगैरह होते हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। या जैसे आपका ये जीवन बीमा निगम है, LIC वगैरह है, तो इनका भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपको नहीं देखना है। इन्वेस्ट इंडिया है, ये सब नहीं देखना है आपको। और उसके बाद SBI कैप्स वगैरह है, चाहो तो SBI कैप्स का एक बार नाम देख लो, लेकिन उससे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे ये लोग हैं उज्जवल भुइया और S वेंकट नारायण भट्टी, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। अब ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई, हाई कोर्ट की बात आ गई, तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनका आपको देख लेना है। अब जैसे एशियाई ओलंपिक परिषद इसके अध्यक्ष शेख तलाल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NGT बहुत इंपॉर्टेंट है। NGT का आपको डायरेक्ट वो भी पूछ सकता है कि इसका ईयर क्या है, तो NGT 2010 आपको मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा जो इसके जो न्यायमूर्ति हैं शिव कुमार सिंह, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जैसे ये है कि रूस की जो तेल कंपनी है रोसनेफ्ट, उसके निर्देशक मंडल में पहला भारतीय है, तो पहले भारतीय की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि UK में भी जैसे ऋषि सुनक हो गए, अभी इंडिया आए थे अपनी वाइफ के साथ, तो पूरा वो अक्षरधाम टेम्पल गए थे, सब जगह घूमे, तो यार इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर कोई इंडियन ओरिजिन है एंड देन बाहर जाकर के कोई चीज़ अगर वो ओन कर रहा है या किसी बड़े पद पे है, अपॉइंट हुआ है, तो ये बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो आपको देख लेना है। उसके बाद में जैसे ये हैं तुषार मेहता, अब ये 3 साल के लिए अगेन सॉलिसिटर जनरल बन गए, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर चीफ जस्टिस आ जाते हैं हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के, इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे RAC है, उसकी नई अध्यक्ष बनी नीरज प्रभाकर, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दो इसको। बाकी जैसे ये है मराठी लेखक शिरीष काणेकर, तो अब इसमें पूछ सकता है, जैसे नाम देगा शिरीष काणेकर तो उसमें पूछ देगा कि ये कौन से किस उसकी लेखक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि इस तरीके से जो नाम होते हैं ना काणेकर वगैरह, जैसे तेंदुलकर, काणेकर, सावरकर, तो इस तरीके से जो होते हैं कर वाले गाँव, और उसके आगे इनका लगा होता है कर, गाँव कर, तो ये जो होते हैं इस तरीके के, ये होते हैं आपके मराठी। तो जो लोग भी थोड़ा सा मराठी होंगे या उस साइड के, तो वो जानते होंगे इस चीज़ को। तो इस तरीके के जो नाम होते हैं उनमें इस तरह से घुमा के पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है यार मराठी लेखक हैं ये, शिरीष काणेकर, इनका गत हुआ है। तो इस तरह से कुछ जो मेन नाम होते हैं उनका आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये हैं PM मोदी फ्रांस गए थे, तो उनको फ्रांस गए थे, तो वहाँ पे उनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिल गया। तो इस तरह से जब कभी कोई करता है, जैसे कहीं जैसे अभी ये बीच में ग्रीस होके आए हैं, तो ग्रीस का भी इनको अवार्ड वगैरह दिया गया था, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। जैसे शिखर कपूर है, इनको ब्रिटिश नेशनल अवार्ड मिला है, तो वो आपको याद रखना है। बाकी NLC वाला है, तो इसमें कुछ जो होते हैं वो आपको देखने हैं। जैसे राष्ट्रपति ने प्रदान किए भूमि सम्मान, तो भूमि सम्मान में जो मेन है 1-2 लोगों के, वो आपको देखना है कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे किसको दिया गया है, या अगर ग्रुप में दिया गया है तो वो किसको दिया गया। बाकी जैसे ये गणितज्ञ मैथमेटिशियन है मंगला नालिकर, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लिया। ओमान चांडी है, बहुत पॉपुलर है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, CM है ओमान चांडी, बहुत पॉपुलर है, आपको याद रखना है। बाकी जैसे ये है केविन मिटनिक का 49 साल की उम्र में साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें कोई आपको जानने की जरूरत नहीं है। बाकी ये यहाँ पर आपको ये जो युद्धाभ्यास यानी कि एक्सरसाइज हैं ये दिख जाती हैं। इसमें नोमैडिक एलिफेंट है, आपको पता है कि ये मंगोलिया के साथ रहती है, सदर्न रेडीनेस आपकी आ जाती है। देखो ध्यान रखना, जिसमें भी 5-6 कंट्री 7 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं या 2 कॉन्टिनेंट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, वो डिफेंस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी अमेरिका वगैरह की या फ्रांस वगैरह की तो होती हैं, तो इसलिए अब जैसे अमेरिका की है तो इसका नाम क्या है, सॉल्वेक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। या जैसे फ्रांस के साथ है तो इसका क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ हुई है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो बुक वगैरह होती हैं, बुक में जैसे अब इन्होंने किया है, अगर वेंकैया नायडू ने किया है, या जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं,
अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे जगदीप धनखड़ है, वो अगर कुछ कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कोई भी इंसान है अगर वो निकाल दे रहा है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद में आप आगे आ जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्तंडम शहद है, तो ये क्या है, इसको क्या मिला है। तो जैसे अगर किसी को भौगोलिक संकेतक वगैरह मिला है या कुछ मिला है तो उस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जैसे नागालैंड है, नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, इनका इंटरव्यू बहुत आ रहा था। ये जो फांगनोन कोन्याक है, इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरव्यू आ रहा था। और ये जो कोन्याक है, इससे भी आप थोड़ा सा एक कर सकते थे कि कोन्याक नागालैंड ये पूछा जा चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करता है, वो सॉर्ट ऑफ रिपीट करता है चीज़ें, तो उसमें वो इस टाइप की चीज़ें अक्सर देता है। जैसे ये है टी.एन. शेषन के द्वारा लिखित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी.एन. शेषन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे ये है द सेवंथ सेंस मलयालम अनुवाद जारी, ये कृष्णा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना है। क्योंकि ये जो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहते हैं, इनका इंटरव्यूज़ वगैरह भी आते रहते हैं कई बार, तो ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे एक ये है, ये वाली किताब इंपॉर्टेंट है, इंडिया राइजिंग मेमोरी ऑफ द साइंटिस्ट पुस्तक, किसने लिखी है, आर चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा द्वारा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको देख लेना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेज देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको वो देखना है कि जो बहुत पॉपुलर वाले हैं, जैसे मस्तिष्क वाला, ये सब नहीं पूछा जाता है। लेकिन जैसे ये वाला है, ये आपसे पूछा जा चुका है, आप पेपर उठा के देखोगे। आई थिंक ये 2016 के प्रीलिम्स में आया था 20 सितंबर को, विश्व युवा कौशल दिवस, तो इसमें उसकी थीम पूछी थी। तो ये सब पूछ लेता है। जैसे मछली किसान सभा, ये सब नहीं आता है यार, जनसंख्या वाला है, बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए, 11 जुलाई को है, तो उसकी थीम पूछ लेगा आपसे। या जैसे ये डॉक्टर्स डे है, उस दिन GST वाला भी होता है, तो वो आपसे पूछ लेगा। अब जैसे ये आयकर है, इनकम टैक्स वाला, या ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ये नेचर कंजर्वेशन वाला है, हेपेटाइटिस 28 जुलाई का, या फिर ये आपका 30 वाला है, या 29 पे टाइगर डे है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। बाकी स्पोर्ट्स वाला मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो आप स्पोर्ट्स में देख लीजिएगा, तो स्पोर्ट्स में आपको करना आ जाएगा। उसके बाद तो इसमें वन लाइनर चीज़ें शुरू हो जाती हैं इस तरीके की, तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये पढ़नी होती है, और एक बार भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं स्टैटिक्स से रिलेटेड होती हैं, और वो आपने पहले भी पढ़ रखी होती हैं, तो वो आप आसानी से कर ले जाओगे। चलो, अब ये अक्टूबर का मैंने पहले ही करा दिया था, सितंबर का भी कंप्लीट हो गया है, तो आई थिंक अब आपको जब भी आप कभी क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ोगे तो आपको फिल्टर करने में काफ़ी आसानी होगी, आप कुछ चीज़ें पकड़ पाओगे। अगर आपने ये मेरे वीडियोस ढंग से देखे हैं तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, काफ़ी आपको हैक्स पता लग गए होंगे कि किस तरह की चीज़ों को फिल्टर करते हैं। अगर आप चैनल को पहली बार आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, जानने को मिला हो, तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कमेंट में बता देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच यार।